आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में बैठने पर दिमाग में केवल यही प्रश्न आता है कि काश ये क्वेश्चन मुझे पहले पता होते तो इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं रुकता। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 25 को ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सोचिए मत, पूरा देखिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। A to Z स्टडी चैनल के साथ मैं साहिल परवेज। आइए इस सेशन की शुरुआत करें। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, अर्थात सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए प्लास्टिड्स, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी सेंट्रोसोम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज CD दुबे ने 1955 में किया था। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड की खोज हैकल महोदय ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में 3 ऑप्शन सामने आते हैं। सबसे पहले स्टीव बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा और सार्कोप्लास्ट नाम दिया। बाद में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया और अंततः कालिंकर महोदय ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। सेंट्रोसोम अर्थात गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र की खोज वाल्टियर महोदय ने किया था, जबकि इसका नामकरण स्ट्रासबर्गर महोदय ने किया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 2 जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे संसदीय समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है? कथन है भारत का नियंत्रण एवं माल का परीक्षक, कथन 2 संघीय मंत्री, कथन 3 भारत का महान्यायवादी और कथन 4 उपराष्ट्रपति। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके कूट हैं कूट 1 केवल 1 और 2 और 3, कूट B केवल 1 और 4, कूट C केवल 2, 3 और 4, कूट D 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, अर्थात केवल 2, 3 और 4, अर्थात संघीय मंत्री, भारत का महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति को संसदीय समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है। दोस्तों, संसदीय समितियों की बात करें तो संसदीय समितियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला अस्थायी समितियां और दूसरा कार्यकारी अर्थात तदर्थ समितियां। तो दोस्तों, अस्थायी समितियों की बात करें तो अस्थायी समितियां वैसी समितियां होती हैं जिन्हें किसी कार्य के लिए गठित करने पर वो लंबे समय तक कार्य करती रहती हैं, जिनमें प्राक्कलन समिति, वित्तीय समिति, जांच पड़ताल समिति, संयुक्त परवर समिति इत्यादि सम्मिलित हैं। जबकि तदर्थ समितियों की बात करें तो तदर्थ समितियां वैसी समितियां होती हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए गठित किया जाता है और कार्य समाप्ति के बाद उसे भंग कर दिया जाता है। तो संघीय मंत्री की बात करें तो संघीय मंत्री केवल तदर्थ समितियों का ही सदस्य या उसके प्रति नामांकन के लिए आपके योग्य होते हैं। जबकि भारत का महान्यायवादी, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है, ये आपको पता होगा, इन्हें दोनों सदनों में सदस्य न होते हुए भी बोलने का अधिकार प्राप्त होता है और इसे संसदीय समितियों का सदस्य भी बनाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को भी राज्यसभा में सदस्य बनाया जा सकता है, जिनका उल्लेख आर्टिकल 63 में किया गया है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हें गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था? कथन है हरिजन सेवक, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके कूट हैं केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात केवल 1, 2, 3 और 4, अर्थात सभी कथन गांधी जी द्वारा ही प्रकाशित किए गए हैं, अर्थात हरिजन सेवक, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, चारों ही ऑप्शन गांधी जी द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा चौथा प्रश्न आज का। प्राचीन इतिहास से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके युग्म में वैदिक शब्द दिए गए हैं और उसका अर्थों पर विचार करना है। आपके पहला है अयस धातु, व्रीहि जनजाति, व्रजपति सेनाध्यक्ष और विष चावल। उपयुक्त युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? आपके ऑप्शन हैं केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी केवल 3 और 4। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात केवल 1। स्पष्टीकरण की बात करें तो अयस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जिसका उल्लेख धातु से है। तो इस यह कथन सही है, सही सुमेलित है। अथर्ववेद में लोहित अयस और श्याम अयस नामक 2 धातुओं का उल्लेख किया गया है। लोहित अयस जिसका संबंध तांबा से और श्याम अयस जिसका संबंध लोहा से बताया गया है। व्रीहि शब्द का अर्थ होता है चावल।
जिसका उल्लेख आपके वैदिक शब्दों में किया गया है। ब्रजपति शब्द का उल्लेख मैंने अपने पहले वीडियो में किया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें। तो ब्रजपति शब्द का संबंध मुख्यतः चारागाह भूमियों का अधिकारी से है, न कि सेनाध्यक्ष से। विश शब्द का अर्थ होता है किसी कबीले का सरदार। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, प्रख्यात संस्कृत कवि राजशेखर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कथन है, उन्होंने कवियों के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शिका काव्य मीमांसा की रचना की थी। कथन 2, वे गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके कूट है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 1 और 2 दोनों। अर्थात राजशेखर ने कई रचनाएं लिखी जिनमें काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, वित्साल भंजिका और बाल भारत सम्मिलित हैं और वे गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की E2020 पहल निम्नलिखित में से किस रोग के उन्मूलन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए इबोला, बी मलेरिया, सी एड्स और डी तपेदिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मलेरिया। दोस्तों WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 1948 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। दोस्तों यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली डीप फेक शब्दावलियाँ संबंधित हैं। आपके ऑप्शन से ए सोशल मीडिया में फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन बी वास्तविक दिखने वाले फुटेज में रंग, रूप और आवाज़ में हेर फेर करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एल्गोरिदम, ऑप्शन सी बहुधात्विक ग्रंथियों की खोज करने के लिए समुद्र तल में भेजे गए रोबोट, ऑप्शन डी जाली मुद्रा पता लगाने के लिए बैंकों में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात वास्तविक दिखने वाले फुटेज में रंग, रूप और आवाज में हेर फेर करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एल्गोरिदम। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसके पास अनुसूचित क्षेत्रों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी राज्य सरकार और सी संसद, डी राज्य विधान मंडल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 अधिकतम अवधि तक लागू रह सकती है। ऑप्शन है 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 माह और डी 2 माह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 6 माह। दोस्तों CRPC की धारा 144 काफ़ी चर्चित है। दोस्तों इसकी बात करें तो यह मुख्यतः 2 माह के लिए जारी किया जाता है, जबकि राज्य सरकार की अनुशंसा पे इसे अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। यह प्रश्न कई बार SI एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा 10वां प्रश्न जो आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में साउथब्रो समिति को नियुक्त किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए 1919 के विरोध प्रदर्शनों के बाद मुंबई, दिल्ली और पंजाब में हुए उपद्रवों की जांच पड़ताल करने के लिए, ऑप्शन बी केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति संतुलन का निरूपण करने के लिए, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत संवैधानिक सुधारों के पैकेज का विवरण तैयार करने के लिए, ऑप्शन डी बंगाल का विभाजन निरस्त करने की अनुशंसा करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत के संवैधानिक सुधारों के पैकेज का विवरण तैयार करने के लिए। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। दोस्तों इसी के संबंध में भारत में 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था।
अन्य ऑप्शनों की बात करें तो आपको पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 को भारत में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायल ने गोली चलवाने का आदेश दिया था। दोस्तों बात करें ऑप्शन डी बंगाल विभाजन, तो दोस्तों बंगाल विभाजन सन 1905 में घोषित किया गया था। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन नई लोकसभा और राज्य विधानसभा का गठन करने के लिए चुनावों को अधिसूचित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी दोनों स्थितियों में भारत का निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन सी क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल, और ऑप्शन डी दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल। बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में आपके राष्ट्रपति और राज्य विधानसभा में चुनाव का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 की ओर। लिथियम ट्रायंगल में निम्नलिखित में से कौन से देश सम्मिलित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, बी ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर, सी जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, डी लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। लिथियम जो कई बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है जिसका प्रयोग परमाणु और अन्य उद्योगों में किया जाता है। तो ट्रायंगल की बात करें तो ये तीनों ही देश एक ऐसे ट्रायंगल के रूप में स्थित हैं जिस कारण इसे लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है, और ये तीनों ही देश लिथियम के बड़े उत्पादक देश हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, ग्राफिकल वक्र जो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध में रेखांकित करता है। तो आपके ऑप्शन हैं ए लाफर वक्र, बी फिलिप्स वक्र, सी फ्राइडमैन वक्र और डी रोहन वक्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है। अन्य ऑप्शनों की बात करें तो अन्य ऑप्शन आपके रोहन वक्र जो सरकारी व्यय और कराधान के मध्य संबंध को बताता है, जबकि लाफर वक्र की बात करें तो लाफर वक्र कराधान की दर और कर योग्य आय को दर्शाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे उत्पादक के कारण अर्थात फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जा सकता है? कथन है मानव श्रम, भूमि, उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन है ऑप्शन हैं केवल 1 और 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी केवल 1, डी केवल 1, 2 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात केवल 1, 2 और 4। दोस्तों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो वैसे कारक होते हैं जो किसी भी कंपनी को स्थापित करने के लिए मूलभूत आवश्यकता स्रोत होते हैं। तो इनमें मुख्यतः मानव श्रम, भूमि और पूंजी सम्मिलित होते हैं, और अन्य एक और कारक होता है जिसे साहस या एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता कहा जाता है। तो आप इन्हें सेल ट्रिक से याद रख सकते हैं। सेल अर्थात कैपिटल, पूंजी, एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता। अगला लैंड, भूमि, और लेबर अर्थात आपके मानव श्रम। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से आरबीआई खरीद और बिक्री करता है। कथन है सरकारी प्रतिभूतियों को, कथन 2 सोना को, कथन 3 विदेशी मुद्रा और कथन 4 पीएसयू के शेयर को। तो निम्नलिखित में से कोड का चयन करें। आपके ऑप्शन हैं केवल 1, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ओएमओ या ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा आरबीआई जो है सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद और बिक्री करता है, इसलिए केवल एक विकल्प ही सही है। दोस्तों बात करें जब मार्केट में ज़्यादा मुद्रा का चलन हो जाता है तो आरबीआई जो है मुद्रा को सूखने के लिए
अन्य बैंकों को सरकारी प्रतिभूति को बेचती है और अन्य बैंकों से मुद्रा को अपने पास रखती है, ताकि अन्य बैंक जो है ऋण न दे सके ज़्यादा से ज़्यादा और मार्केट से मनी का शोषण हो सके। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या एनबीएफसी को नियंत्रित करती है? आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को कॉलोनी बनाने वाला प्रथम पादप कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए चरमोत्कर्ष समुदाय या क्लाइमैक्स कम्युनिटी, अग्रणी समुदाय या पायनियर कम्युनिटी, ऑप्शन सी सेरेस या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अग्रणी समुदाय या पायनियर कम्युनिटी। अर्थात कहीं पौधे जब उगना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी का विकास होता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, इन सीटू संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन में निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल पार्क्स, ऑप्शन बी वनस्पति उद्यान या बोटेनिकल गार्डन्स, ऑप्शन सी वन्य जीव सफारी पार्क, ऑप्शन डी पवित्र सरोवर या सेक्रेड ग्रोव्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात सेक्रेड ग्रोव्स या पवित्र सरोवर। दोस्तों संरक्षण जो है दो प्रकार से किया जाता है, एक इन सीटू संरक्षण और एक एक्स सीटू संरक्षण। तो इन सीटू संरक्षण वैसा संरक्षण होता है जहाँ ये पाए जाते हैं वहीं इनका संरक्षण कर दिया जाता है, इनका स्थानांतरण नहीं किया जाता है। जबकि एक्स सीटू संरक्षण में जीवों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करके उनका संरक्षण किया जाता है। तो आपको पता ही होगा पवित्र सरोवर के किस प्रकार उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्हें इन सीटू संरक्षण किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी आक्रामक प्रजातियां एलियन इन्वेसिव स्पीसीज हैं? आपके ऑप्शन कथन है लैंटेना, कथन 2 जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ, तीसरा कथन अफ्रीकी कैटफिश। सही कूट का चयन करें। आपका कूट है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात केवल 1, 2 और 3। तो बात करें विदेशी आक्रामक प्रजातियों की, तो विदेशी आक्रामक प्रजातियां वैसी प्रजातियां होती हैं जिन्हें उगाने से ये आसपास के जो देसी पौधे या जीव जंतु होते हैं उनके विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन्हें इस कारण विदेशी आक्रामक प्रजातियां कहा जाता है। इनमें लैंटेना, जलकुंभी, अफ्रीकी कैटफिश आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा गाजर घास, जिसे कांग्रेस घास भी कहा जाता है, भी एक विदेशी आक्रामक प्रजातियां हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 20 की ओर। आज का हमारा प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन जूनोटिक रोग्स या जूनोटिक डिजीज है? आपके कथन है ए रेबीज, 2 निपा और 3 ब्रूसिलोसिस, 4 एवियन इन्फ्लुएंजा। सही कूट का चयन करें। आपके कूट हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी ऊपर के सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात ऊपर के सभी। दोस्तों जूनोटिक रोग की बात करें तो जूनोटिक रोग वैसे रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं। तो जूनोटिक रोग में मुख्यतः रेबीज, निपा, ब्रूसिलोसिस, एवियन इन्फ्लुएंजा आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा बर्ड फ्लू, इबोला, जीका बुखार, कुष्ठ रोग इत्यादि भी जूनोटिक रोग हैं। आधुनिक समय में जो कोरोना वायरस फैला है, अगर इसके भी स्रोत का पता लग जाए कि यह जंतुओं से मानव फैला है, जिसका कि र्यूमर फैलाया गया है कि यह चमगादड़ से फैला है, तो ये भी रोग भी जूनोटिक रोग में आएगा।
तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, निशांत, लक्ष्य और रुस्तम क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, बी सबसोनिक क्रूज मिसाइलें, सी लड़ाकू विमानें और डी मानव रहित हवाई यान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात मानव रहित हवाई यान। अर्थात निशांत, लक्ष्य और रुस्तम मानव रहित हवाई यान है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, भारत का पहला रोबोटिक टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं: लद्दाख, बी राजस्थान, सी अंडमान द्वीप, डी मेघालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात लद्दाख। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में तलीक, नस्तलीक और शिकस्ते संदर्भित करते हैं। ऑप्शन हैं: ए फारसी भाषा की सुलेखन शैलियों को, बी ईश्वर में विश्वास न करने वाली जनजातियों को, सी नए साल के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले एक फारसी त्योहारों को, डी मुगल दरबार में अभिवादन के तरीकों को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात भारतीय फारसी भाषा के सुलेखन शैलियों को। बात करें नस्तलीक की, तो नस्तलीक ऐसी फारसी शैली है जिसका उपयोग अकबर शासक के द्वारा ज़्यादा किया जाता था। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विशेष सहित सुमेलित हैं? आपके पर्वत श्रृंखला दिए गए हैं जिनके महाद्वीपों से कूट बैठाना है। आपके पर्वत श्रृंखला सियरा निवेदा उत्तरी अमेरिका, दूसरा सियरा माद्रे अफ्रीका, सियरा मोरेना यूरोप। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके कूट हैं केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात केवल 1 और 3। अर्थात सियरा निवेदा एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, और ऑप्शन 3 अर्थात सियरा मोरेना जो यूरोप में पाया जाता है। सियरा माद्रे की बात करें तो ये भी उत्तरी अमेरिका में ही पाया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 जो आज का टॉप 25 कलेक्शन का अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके पत्तन दिए गए हैं जिनके राज्यों से सुमेलित करना है। आपके बधावन महाराष्ट्र, कट्टुपल्ली आंध्र प्रदेश, गंगावरम गुजरात। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित है? यह है आपके ऑप्शन से केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात केवल 1। अर्थात बद्धावन जो पत्तन है महाराष्ट्र में है। अन्य ऑप्शनों की बात करें तो कट्टुपल्ली पत्तन जो है चेन्नई में है। कट्टुपल्ली पत्तन चेन्नई में जो तमिलनाडु में है, जबकि गंगावरम जो पत्तन है वह है आपके विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश में, जो सबसे गहरा पत्तन है। 21 मीटर गहरा यह पत्तन बनाया गया है। तो आज का यह टॉप 25 का सीरीज समाप्त होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। कमेंट में इसका फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।